हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवर अगेन गाइस। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, मतलब बहुत समय बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं तो अब बता दूँगी कैसे चल रहा है विल सीरीज़। तो अभी रिसेंटली हमने फिजिक्स से स्टार्ट किया था। फॉरेस्ट्री हो गया है कंप्लीट, बायो कंप्लीट है, केमिस्ट्री कंप्लीट है। केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स अगर छूटे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फॉरेस्ट्री में भी अगर कुछ छूटा है तो बता सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और फिजिक्स हमने स्टार्ट किया था, उसमें हम देख रहे थे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ओके। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में मैंने आपको जो परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके बारे में बता दिया था। तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, एक्सेट्रा सारा कुछ मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। अब इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, उसके साथ साथ में मैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एक्सेट्रा जो बेसिक्स होते हैं वो सारा कुछ आपको बता दूंगी, ओके। तो ये बेसिक्स जानने के बाद में आपको ईजी हो जाएगा कि आप कॉन्सेप्ट के साथ आगे गो थ्रू कर पाएँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला चीज़। दूसरा मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये जो नाभिकीय ऊर्जा है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। दो तरीके से होता है, आप सबको पता है। नाभिकीय संलयन या विखंडन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन जानते हैं आप, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंस क्या होता है, इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो नो, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आज ही कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा के बारे में आपको क्या जानना आवश्यक है, चलिए हम देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा है ना, दो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं। दोनों डायग्राम में एक एटम का स्ट्रक्चर बताया हुआ है। एटम मतलब होता है परमाणु। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो परमाणु। अब बात करते हैं कि किसी भी परमाणु में आपको सबसे पहले पता होगा कि एटम क्या होना चाहिए। तो एटम क्या होता है, एटम किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा फॉर्म होता है, ठीक है। और ये तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है, ठीक है। तीन चीज़ों से मिलकर के मतलब एक होगा उसके केंद्र में नाभिक, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब आप कह सकते हैं न्यूक्लियस में क्या है, N+P। और इसी न्यूक्लियस के आसपास चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि होते हैं नेगेटिव चार्ज के। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज के, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं मिलता है। तो आपको ये पता है एटम ये होता है, बहुत बेसिक्स है लेकिन मैं इसको रिकॉल करवा रही हूँ। कारण यह है कि मेरे को अभी आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने हैं, दैट इज एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास भी क्यों बता रही हूँ, ये भी आपको आगे जाके हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब आप न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं, तो मास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए मैं आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों चीज़ें बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अब ये जो एटम मिला आपको, इसमें क्या मिल गया आपको, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के आज अगर मतलब न्यूक्लियस के अराउंड ही चक्कर कौन काटता है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसमें ऋणात्मक चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इसके आसपास क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से, तो इसीलिए कहा जाता है जो किसी भी एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें असीमित ऊर्जा होती है। मतलब अनलिमिटेड एनर्जी का ये सोर्स होता है, ठीक है। इसी एनर्जी को जो न्यूक्लियस से मिल रही है, इसी को कहते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। न्यूक्लियर एनर्जी, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब अगर आपको न्यूक्लियस से या किसी भी एटम के नाभिक से एनर्जी को प्राप्त करना है, तो उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। दो तरीके होते हैं। पहला होता है विखंडन। पहला क्या होता है, तो पहला होता है विखंडन। विखंडन इसी को हम कहते हैं फिजन। क्या कहते हैं, फिजन। अब इसमें आप क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता देती हूँ। विखंडन एक प्रक्रिया होती है और दूसरी होती है संलयन। दूसरी क्या होती है, संलयन। संलयन इसको कहते हैं फ्यूजन। इसको क्या कहते हैं, फ्यूजन। तो इस तरीके से दो प्रोसेस हो गई है ना। तो फ्यूजन में क्या होगा, फ्यूजन का अगर हिंदी में बताऊं, विखंडन का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो इसमें ब्रेक डाउन होगा, और इसमें जो फ्यूजन है या संलयन है, उसमें दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर के एक नया
बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। तो ये फ्यूजन, दोनों ही केसेस में एनर्जी इवॉल्व होती है या ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से हमने देखा। तो पहला केस जो है, तो पहले केस में हम क्या कर रहे थे, तो पहले केस में हम जो एक बड़ा न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, जिसको हम लेते हैं एक भारी द्रव्यमान संख्या, मतलब एक मैसिव मास नंबर वाला न्यूक्लियस आपको चाहिए होता है इसमें, ठीक है। तो मैसिव मास नंबर या भारी द्रव्यमान संख्या वाला एक न्यूक्लियस चाहिए होता है, ठीक है। जब उसको, उस पे आप एक स्लो न्यूट्रॉन, मतलब एक धीमी गति का न्यूट्रॉन जब उस पर स्ट्राइक करते हैं, तो वो देखिए, ये धीमी गति का एक इंसिडेंट न्यूट्रॉन आया, ठीक है, दिख रहा है आपको पिक्चर में, आई होप आपको दिख रहा होगा। थोड़ा मैं इसको इनलार्ज कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक हैवी मास नंबर का हमने क्या लिया, एक न्यूक्लियस लिया जिसका मास नंबर ज़्यादा है। बेसिकली हम इसमें यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238 ले सकते हैं, लेकिन यूरेनियम 235 जो होता है वो थोड़ा सा, उसमें रेडिएशन का जो एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है वो कम रहती है, और रेडिएशन ज़्यादा एमिट होने के कारण वो रिस्की होता है, इसलिए यूरेनियम 238 हम लेते हैं बेसिकली जब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। तो अभी देखिए, ये बड़ा हैवी मास नंबर वाला आपने क्या ले लिया, एक न्यूक्लियस ले लिए। अब इस पे एक स्लो न्यूट्रॉन स्ट्राइक हो रहा है। अब ये स्ट्राइक होगा तो ये दो इक्वल जो एटॉमिक नंबर वाले जो स्मॉल न्यूक्लियस है या छोटे नाभिक है, इसमें टूट जाएगा। टूटते ही देखिए यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, और तीन जो है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन मिल रहे हैं आपको, मतलब जो तेज गति से जो गतिमान है वो न्यूट्रॉन हमको मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, अब ये देखिए ये चेन बनेगी, वापस से इसमें एक स्लो न्यूट्रॉन अटैक करेगा, फिर ये टूटेगा दो ऐसे ही छोटे न्यूट्रॉनों में, और वैसे ही ये भी टूटेगा छोटे न्यूट्रॉनों में, और ये भी टूटेगा छोटे न्यूट्रॉन में। तो इस तरीके से ये चेन चलते जाएगी, चेन रिएक्शन होता है और आपको एनर्जी मिलते जाती है। तो फिशन प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, दो छोटे न्यूक्लियस या दो छोटे नाभिक जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि फ्यूजन कैसे रिएक्ट करता है। चलिए बात करते हैं फ्यूजन की। फ्यूजन में आप क्या करेंगे, फ्यूजन में जैसे मैंने आपको बताया था, दो छोटे न्यूक्लियस को मिला करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, साथ ही साथ में एनर्जी रिलीज होगी। तो देखिए इसमें क्या हुआ, आपने ड्यूटेरियम लिया, ट्राइटियम लिया, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप्स है। तो ये दोनों आइसोटोप हाइड्रोजन के आपने लिए, साथ ही इन दोनों का जब फ्यूजन हुआ, ये दोनों जब मिले तो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। और एनर्जी रिलीज होने के साथ में न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हुए और हीलियम का फॉर्मेशन हुआ। जैसे आपको पता है 1H2 इज क्या, हाइड्रोजन, और ऐसे ही दो हाइड्रोजन जब मिल जाएंगे डाइट्रियम और ट्राइट्रियम के साथ में, तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, 1H3 वही है ना, तो ये क्या बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा, है ना, हीलियम बना और एनर्जी रिलीज हुई, साथ ही न्यूट्रॉन भी रिलीज हुआ, क्योंकि यहाँ पर पता है न्यूट्रॉनों की संख्या ही अलग होती है आइसोटोप्स में। अब बात करते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं इसको इनलार्ज कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में यहाँ पर आपको दिख रहा है 1400 मेगावाट का, यहाँ पर दिख रहा है आपको एक, ठीक है, पावर प्लांट राजस्थान में एक मिल गया। साथ ही साथ दूसरा मिल रहा है आपको गुजरात में काकरापारा। गुजरात में काकरापारा, काकरापारा इसलिए फेमस है कि यहाँ से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो एटॉमिक पावर प्लांट है, उससे एनर्जी हमारे छत्तीसगढ़ को भी मिलती है कुछ अमाउंट में। साथ ही साथ आपको महाराष्ट्र में देख लीजिए, तारापुर मिल गया 1280 मेगावाट, और वहीं पर आपको यहाँ पर जैतपुर है, ठीक है, जैतपुर भी है महाराष्ट्र में। तो तीन जगह हमने देख ली, सबसे पहले गुजरात में काकरापारा, तारापुर इन महाराष्ट्र एंड जैतपुर इन महाराष्ट्र। साथ ही साथ कैगा, कैगा आपने सुना होगा पहले भी,
ये वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कैगा में 2 मिलेंगे आपको यूनिट्स, ठीक है। एक 2000 मेगावाट का, दूसरा मिलेगा आपको 806 मेगावाट का। तो इस तरह से कैगा जो है कर्नाटका में यहाँ पर आपको मिल गया। साथ ही साथ कलपक्कम कलपक्कम में 2 मिल गए, एक मद्रास में, ठीक है। इस तरीके से 3 हो गए। तो 3 आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, ठीक है। तमिलनाडु में 3, कलपक्कम 470 और 1000, ठीक है, इतनी कैपेसिटी के। और साथ ही मद्रास में 400। वैसे ही कुंडाकुलम कुंडाकुलम ये कहाँ, ये भी तमिलनाडु में है। यहाँ पर भी आपको मिल गया एक जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो। साथ ही साथ देख लेते हैं नॉर्थ में कौन कौन से। तो नॉर्थ में देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश में बरगी आपको दिख रहा होगा 1400 मेगावाट की कैपेसिटी का। साथ ही नरोरा उत्तर प्रदेश में, और हरियाणा में आपको मिलेगा कुम्हानिया, ठीक है, कुम्हाना। तो ये हो गया आपका हरियाणा में। तो इस तरीके से आपके ये टोटल जो एटॉमिक पावर प्लांट है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, ये कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए, आपको जो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में जो रिएक्शंस है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। साथ ही इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको मैं बता देती हूँ। तो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन देखा था। न्यूक्लियर फ्यूजन में अगर बात करें केमिकल रिएक्शन की, या जो भी रिएक्शन होता है जब आप फ्यूजन करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम 238 लेते हैं, यूरेनियम 235 लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, यूरेनियम 235 अगर आप ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ रिएक्शन क्या होगा। अब जैसे आपने यूरेनियम 235 लिया, ठीक है, ये थोड़ा अनस्टेबल होता है इसलिए हम नहीं लेते। थोड़ा मैं इसको बता देती हूँ आपको कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें अगर आपको एक फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। आपको जैसे पता है अमेरिका से या कनाडा से हम कई बार कहते हैं कि यूरेनियम का आयात किया जाएगा। तो यूरेनियम आयात करने के लिए ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए इसमें कुछ भी पॉल्यूशन नहीं होता है रेडिएशन के अलावा, और रेडिएशन भी एब्जॉर्ब करने के लिए हम इसमें जो संयंत्र होते हैं उसमें मॉडरेटर का यूज़ करते हैं और कंक्रीट शील्डिंग का यूज़ करते हैं। इस कंक्रीट शील्डिंग के कारण आप क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो भी रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए आप इन सब टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं बता रही फ्यूजन के लिए 92 एटॉमिक नंबर वाला आप यूरेनियम 235 ले लीजिए। इस यूरेनियम 235 में जब आप एक स्लो न्यूट्रॉन, ठीक है, एक स्लो न्यूट्रॉन जैसे ही अटैक करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद फिर ये बेरियम में टूटेगा, ठीक है। और साथ ही साथ 3 फास्ट मूविंग और जो न्यूट्रॉन है वो टूटेंगे, साथ ही साथ एनर्जी जो है वो इवॉल्व होगी। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, ठीक है, ये कंटिन्यूसली मैंने बताया था, ये जो 3 न्यूट्रॉन है इसको मॉडरेटर के थ्रू स्लो डाउन किया जाएगा। अब ये जो टूटा बेरियम है, ठीक है, 2 एटम्स में टूटा ये। तो 2 एटम्स में टूटने के बाद में फिर से ये जो 3 है ये इसको स्ट्राइक करेंगे, फिर ये 2 में टूटेंगे। इस तरीके से चेन रिएक्शन चलता जाएगा। अब ये जो भी रिएक्शन है न्यूक्लियर से रिलेटेड, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो भी रिएक्शन है 2 तरीके से हो सकते हैं। या तो ये कंट्रोल्ड हो सकती है, ठीक है, या तो कंट्रोल्ड हो सकती है, या क्या हो सकती है, अनकंट्रोल्ड हो सकती है ना। या तो आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं या नियंत्रित नहीं कर सकते। अब नियंत्रित जो कर सकते हैं ना, यही सिद्धांत पे काम करता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर इसी सिद्धांत पे काम करता है जो कि कंट्रोल्ड होगा, ठीक है। और अनकंट्रोल्ड में मतलब जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसका होता है एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब जिसे हम परमाणु बम कहते हैं। इस सिद्धांत पे काम करता है अनकंट्रोल्ड वाला, और कंट्रोल्ड का एग्जाम्पल या नियंत्रित का एग्जाम्पल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर। और हमारे जो भारत में कहा जाए तो बहुत सारे फ्यूजन रिएक्टर उपलब्ध है जो कि मैंने आपको मैप के थ्रू अभी लोकेट करके बता दिया है। अब बात करते हैं कि अब कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा। पहला तो होगा फ्यूल, जो मैंने अभी आपको बता दिया यूरेनियम 238 है ना, पहला। दूसरा होता है मॉडरेटर, ठीक है, दूसरा क्या होता है मॉडरेटर, जिसे हम कहते हैं मंदक। क्या होता है मॉडरेटर या मंदक,
है ना, मॉडरेटर या मंदक। तीसरा हो गया नियंत्रक या कंट्रोलर। ठीक है, तीसरा क्या होता है, कंट्रोलर या नियंत्रक। है ना, 3 पार्ट्स मैंने बता दिया। और चौथा होता है शीतलक या कंडेंसर। ठीक है, चौथा क्या होता है, तो कंडेंसर। चौथा होता है कंडेंसर, कंडेंसर या शीतलक। तो इस तरीके से पहला पार्ट हो गया ईंधन या फ्यूल, दूसरा हो गया मॉडरेटर या मंदक, तीसरा हो गया कंट्रोलर या नियंत्रक, और चौथा हो गया कंडेंसर। तो इस तरीके से 4 जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के होते हैं। अब बात करते हैं ईंधन। ईंधन क्या, अब एनर्जी चाहिए तो उसके लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल तो चाहिए होगा। जैसे कि हमारे इस केस में क्या हो गया, फिजन के केस में हमने यूरेनियम 238 देखा। अब बात करते हैं मंदक। अब मंदक का काम क्या होता है, मंदक का काम ये होता है, इसमें हम लेते हैं D2O या भारी जल। ठीक है, भारी जल लेते हैं इसमें। ठीक है, हैवी वाटर जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होगा, बेरिलियम का ऑक्साइड और ग्रेफाइट, ये दोनों चीज का आप यूज करते हैं। क्या लेते हैं, बेरिलियम का ऑक्साइड या ग्रेफाइट। ठीक है, बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम आपको पता है, और आप क्या ले सकते हैं, ग्रेफाइट ले सकते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट, ये दोनों का, ये इसका या हैवी वाटर D2O का आप यूज कर सकते हैं। इनका काम क्या होता है, मॉडरेटर का या मंदक का, मंदक का ये काम होता है कि जो भी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, मैंने आपको बताया था कि 3 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था कि 3 न्यूट्रॉन होते हैं। उन तीनों न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 न्यूट्रॉन जो है। अब इन न्यूट्रॉनों की स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको एक मॉडरेटर की ज़रूरत होती है। साथ में बात करते हैं नियंत्रक। नियंत्रक का काम क्या होगा, अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके साथ में अब रेडिएशंस भी रिलीज हो रहे हैं, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है ना। तो अब जो है नियंत्रक का काम होगा कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है ना, और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन से उनको एब्सॉर्ब कर लेना। तो ये न्यूट्रॉन कौन करेगा भाई, तो ये न्यूट्रॉन करने के लिए आपको कैडमियम की रॉड लगानी होती है। क्या होती है, कैडमियम की रॉड लगानी होती है, और यही है कंट्रोलर। ये क्या है, कंट्रोलर। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीज़ें तो समझा लिया। अब बचा शीतलक या कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है फ्यूजन के समय में, तो उसको क्या करेगा, ये वेपोराइज कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, वेपर में कन्वर्ट कर लेगा, और ये वेपर क्या करेगी, अब ये वेपर का काम होगा टरबाइन को घुमाना। अब भाई टरबाइन घूमेगा तभी तो एनर्जी बनेगी, या आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा, स्टीम का काम हो गया इस टरबाइन को घुमाना। तो ये मेन जो काम है, आपको मेन काम होता है टरबाइन को घुमाना। टरबाइन किससे घूमेगी, तो टरबाइन घूमेगी स्टीम से, और स्टीम भाई किससे बनेगी, तो पानी से। और पानी में एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो इस फ्यूजन रिएक्शन से या इस विखंडन से मिलेगी। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको अब बताती हूँ कि भारत में जो एटॉमिक पावर है या परमाणु शक्ति है, उसके विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं और क्या क्या इसका सीरीज रहा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेट मी टेक वन ब्लैंक स्लाइड हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली शुरुआत की गई थी 1956 में। ओके, 1956 में शुरुआत की गई, और सबसे पहले आया अप्सरा। सबसे पहले आया अप्सरा। ठीक है, तो 1956 में हमने देख लिया अप्सरा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बार जो कोशिश की गई थी वो की गई थी साइरस, ये 1960 में। ठीक है, 1960 में साइरस। ठीक है, 1960 में हुई दूसरी शुरुआत। फिर तीसरा जो था वो था जर्लिना। जर्लिना का शुरुआत हुआ है जस्ट इसके 1 साल बाद में जर्लिना आया। ठीक है, ये एटॉमिक जो पावर है उसके विकास के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे जो रिसर्च रिएक्टर है, ठीक है, याद रखिएगा मैं टर्म जो यूज़ कर रही हूँ रिसर्च रिएक्टर, ये सब लाए गए थे। ठीक है, तो अप्सरा आया 56 में, 60 में आया साइरस, और 61 में
आया जर्लीना। फिर उसके बाद में अगर आप देखें फोर्थ तो पूर्णिमा फर्स्ट, पूर्णिमा सेकंड, पूर्णिमा थर्ड, याद रखिएगा। पूर्णिमा सीरीज आई, पूर्णिमा सीरीज आई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इस पूर्णिमा सीरीज का अगर आपको ईयर वाइज में बताऊं तो ये 72, 84 और 90, ठीक है। 72, 84 एंड 90। तो इस तरीके से पूर्णिमा सीरीज आई। इस पूर्णिमा सीरीज के बीच में एक और आया था ध्रुव 1985 में, ठीक है। तो ध्रुव आया था 1985 में, ध्रुव इन 1985, ठीक है। तो आपको याद रखना है 56 में अप्सरा, 60 में साइरस, 61 में आया 61 में आया जर्लीना, और पूर्णिमा सीरीज आई 72, 84 और 90 में, उसके बीच में आया 85 में ध्रुव। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। आई होप गाइज आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू।